हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे सभी। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनल, अ वेरी गुड मॉर्निंग रोहित, अ वेरी गुड मॉर्निंग धीरज, विद्युत प्रभा। चलिए एक बार आप में से कोई जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट कैसे करेंगे? कौन सा पेज ले लिया मैंने यार? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि रेजिस्टेंस को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? लो रेजिस्टेंस के बारे में। हम बात करते हैं लो रेजिस्टेंस के बारे में। लो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि लो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चार टर्मिनल्स चाहिए होते हैं। अच्छा, लो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो कि लेस देन वन होता है ना। ये तो आपको पता होगा ना। लो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? लेस देन इक्वल टू वन ओम वाली वैल्यू को हम बोलते हैं आपका क्या? लो रेजिस्टेंस। और आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टर्मिनल्स चाहिए होते हैं? फोर टर्मिनल्स चाहिए होते हैं। दो होते हैं करंट टर्मिनल, दो होते हैं आपके पास वोल्टेज टर्मिनल। लो रेजिस्टेंस को मेजर करने की टोटल दो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे है। हमारे पास लो रेजिस्टेंस को मेजर करने की हमारे पास दो मेथड है। पहला हमारे पास क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मेथड, ठीक है। और दूसरा है आपके पास यहाँ पे कौन सा? केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। तो ऐसा, तो अगर पोटेंशियोमीटर की बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर से तो आप यहाँ पे क्या मेजर कर सकते हो? आप यहाँ पे बैटरी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। आप यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। और इसमें एक बहुत फेमस फॉर्मूला बनता है। कैसा फॉर्मूला बनता है? आपका जैसे आर एक्स है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे आर एक्स, मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आर इंटू एल टू बाय एल वन। एल टू बाय एल वन, ठीक है। तो ऐसे आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे अननोन बैटरी का वोल्टेज भी निकाल सकते हो। कैसे? वी एक्स इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू वी एल टू अपॉन एल वन, ठीक है। ये हो गई आपके पास पोटेंशियोमीटर। एक तरीके से पोटेंशियोमीटर आपका क्या माना जाता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है ना। याद रखना, ये आपका एक तरह से कहीं ना कहीं क्या माना जाता है? एब्सोल्यूट, मतलब स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ये आपका हमारे पास यूज होता है एब्सोल्यूट। और एक तरीके से ये आपका नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी माना जाता है ना। नल डिफ्लेक्शन, याद रखना, पोटेंशियोमीटर कहीं ना कहीं आपका नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, हमारे पास एक और मेथड है लो रेजिस्टेंस को मेजर करने की,
जिसका नाम है हमारे पास क्या, केल्विन डबल ब्रिज मेथड। केल्विन डबल ब्रिज मेथड। अगर हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड की बात करें तो ये एक तरह से बहुत एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि हम इसमें डबल ब्रिज यूज कर रहे हैं ना, तो जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। लिखना आप लोग यहाँ पे, कांटेक्ट रेजिस्टेंस, लीड रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों एलिमिनेट होते हैं, क्या पास यहाँ पे डबल ब्रिज है, बिकॉज ऑफ डबल ब्रिज। और लो रेजिस्टेंस को मेजर करने की ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। क्या बोलोगे आप इसको, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर लो रेजिस्टेंस मतलब मेजरमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, इनमें आप लोग फॉर्मूले ज्यादा याद मत करिएगा, है ना। रेजिस्टेंस मेजरमेंट में ज्यादा फॉर्मूले का रोल नहीं है। रोल किसका है, आपके यहाँ पे कौन सी मेथड कहाँ पे यूज होती है, इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंस है, जो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मीडियम रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, आज हमारा लास्ट डे है यार। क्यों बताओ, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना। मीडियम रेजिस्टेंस, जो मीडियम रेजिस्टेंस होता है ना, वो 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच का होता है। 1 ओम से बीच में होगा कितना, 100 किलो ओम के बीच में होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टर्मिनल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कहीं पूछा जाए कि जो नेटवर्क में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं वो हम मीडियम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। ठीक है, ओके। इसको मेजर करने की टोटल कितनी मेथड्स है, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने की हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। कौन कौन सी मेथड्स है देखना। पहले हमारे पास है यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। वोल्ट मीटर एमीटर मेथड हमारी ये पहली मेथड है। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अगर आपको याद होगा। इस मेथड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका एमीटर नियर द लोड, एक था आपका वोल्ट मीटर नियर द लोड। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था आपका एमीटर नियर द लोड, एमीटर लोड के पास में, एमीटर नियर द लोड। इसमें आपका जो एरर था वो था आपका ड्यू टू एमीटर, है ना। जो एमीटर नियर द लोड के पास जो एरर होगी वो एमीटर की वजह से होगी, याद रखना। और इसमें जो परसेंटेज एरर है वो याद रख लो। जो परसेंटेज एरर है वो आपका होता है आर ए अपॉन आर टी, आर ए अपॉन आर टी इंटू 100। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो एमीटर नियर द लोड मेथड है वो कहाँ पे यूज होगा, हाई वैल्यू, आपको परसेंटेज कम चाहिए तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन मीडियम रेंज, मतलब कि 99 किलो ओम को रीड करने के लिए एमीटर नियर द लोड मेथड बेस्ट है। ठीक है, दूसरी मेथड थी आपके पास कौन सी, वोल्ट मीटर नियर द लोड। दूसरी मेथड कौन सी थी आपके पास, वोल्ट मीटर जो है तो वो है आपके लोड के पास में, वोल्ट मीटर नियर द लोड। अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर नियर द लोड की, तो इसमें हमारे पास जो परसेंटेज एरर आती है वो क्या हो जाएगी आपके पास,
RT अपॉन RV, RT अपॉन RV इंटू 100। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाए, मतलब RT पहले डिनोमिनेटर में था, RT अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही था ना फॉर्मूला। किसी का मैसेज आया है, धीरज कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, क्लास स्टार्टेड ज्वाइन फास्ट, पहले मैसेज किया। चलो, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका वोल्ट मीटर या लोड पैथ हो गया। एक चीज और याद रखना आप लोग, कि अगर आप ये चाहते हो कि दोनों में एरर बराबर हो, है ना, दोनों ही मेथड से आप भेजो एरर आपको बराबर मिले, उसके लिए ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? आपकी जो ट्रू वैल्यू है आर टी, दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ए इंटू आर बी। ये हो गया आपके पास क्या, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। एक होता है आपके पास यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज, एक मेथड और होती कौन सी, व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, तो ये तो आपको पता होगा ना कि जो अननोन रेजिस्टेंस है व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो क्या होता है, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, पी क्यू आर एस अगर निकालेंगे, कुछ भी लिख लो यार, इसमें बन जाएगा ना आपसे R1 R4 इक्वल टू R2 R3, क्या लिखना है इसमें यार, समझ जाओगे, व्हीट स्टोन नहीं लिखने वाला मैं। अरे अपन शॉर्ट नोट बना रहे हैं, वो चीज देखें जो नहीं समझ में आती। व्हीट स्टोन किसको समझ में नहीं आता, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा नेटवर्क में पढ़ा अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, ठीक है। फिर एक और आता है आपके पास कौन सी मेथड, जिसको हम बोलते हैं ओम मीटर मेथड। अगेन हमारे पास ओम मीटर भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के ओम मीटर होते हैं। हमारे पास जो ओम मीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, सीरीज ओम मीटर, एक होता है हमारे पास शंट ओम मीटर। पहला क्या बोला मैंने, सीरीज, ठीक है। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज ओम मीटर के लिए, वो कौन सी है मैं बताता हूं, इसकी रेंज के बारे में, है ना। सीरीज ओम मीटर की जो रेंज होती है, वो होती है आपकी मैक्सिमम टू मिनिमम, याद रखिएगा। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है आपकी, जो स्केल होती है वो ऐसी कैलिब्रेट होती है, मैक्सिमम टू मिनिमम आपकी कैलिब्रेट होती है, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ मैं, मैक्सिमम से मिनिमम आपकी स्केल कैलिब्रेट होती है, ठीक है, ओके। और जो आपका संट ओम मीटर है, वो आपका होता है किसके लिए, मिनिमम टू मैक्सिमम। संट वाला किसके लिए होता है, मिनिमम से मैक्सिमम इसकी स्केल होती है, ठीक है। चलो, ये पहला पेज ही चल रहा था, ये पहला पेज ही चल रहा है अभी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, मीडियम रेजिस्टेंस के बारे में। एक मेथड और होती है, वो भी लिख लो। मीडियम रेजिस्टेंस में एक मेथड और होती है, इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका तो सिर्फ नाम ही आएगा एग्जाम में, कभी भी आएगा तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका मीडियम रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपका हाई रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। अब हम थोड़ा बात करते हैं किसके बारे में, हाई रेजिस्टेंस के बारे में, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट में टोटल हमारे पास कितनी मेथड्स है, चार मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं हमारे पास, चार मेथड्स हैं। और इस
में आपकी वैल्यू कितनी होती है, वो 100 किलो ओम से ज्यादा होगी। जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ना, दैट विल बी ग्रेटर देन 100 किलो ओम। ठीक है। और इसमें हमको कितने टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3 टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें हमको 3 टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो थर्ड टर्मिनल होता है वो हमको क्या बोलते हैं, गार्ड वायर बोलते हैं, जो कि लीकेज करंट को इलिमिनेट करता है। ठीक है ना, लिख सकते हो आप यहाँ पे, जो थर्ड टर्मिनल होगा क्या होगा आपका, गार्ड वायर होगा। क्या करता है, लीकेज करंट को इलिमिनेट करता है, लीकेज करंट को इलिमिनेट। ठीक है, गार्ड वायर। कितनी मेथड्स हैं टोटल, मैंने आपको 4 मेथड्स बताई हैं इसकी। पहली जो मेथड है वो है आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड। जो पहली मेथड है आपका, वो आपका कौन सा मेथड है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, याद है ना आपको, ईएसवी कैपेसिटर हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, आपका ईएसवी इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं। पहली बात तो ये, एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो कितनी होती है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आपके पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता हूँ मैं, आर इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन बनता है यार, है ना, -0.4343 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टाइम भी इंटू टी, डिवाइडेड बाय सी लॉग वी सी टी, मतलब कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज वी सी टी अपॉन वी नॉट इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका ईएसवी यूज करते, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये हो गया लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ठीक है, ओके। फिर बात होती है यहाँ पे किसके लिए, दूसरी मेथड हमारे पास कौन सी है, मेगर। ठीक है, मेगर। मेगर में क्या होता है, आपके पास एक हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है। क्या होता है आपके पास, मेगर में एक हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है। ठीक है, आप उसका यूज करते हो। और दूसरी बात, इसमें आप एक परमानेंट मैग्नेट भी यूज करते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। पहला तो आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें, फील्ड को क्रिएट करने के लिए। परमानेंट मैग्नेट होगा। ठीक है, इसमें आपके पास वो नहीं होता, क्या कहते हैं, स्प्रिंग नहीं होती है ना, मतलब आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस प्रिंसिपल पे ही काम करती है ना, ये भी आपका लॉरेंस प्रिंसिपल पे ही काम करता है ना। और यहाँ पे टीसी आपका अपसेंट होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका अपसेंट होता है। ठीक है, और क्या था इसका, ये आपका पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी लिख लेना। ये आपका एक तरीके से पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। और हाँ, एक चीज और, इसमें हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, जिसको हमको ऑलमोस्ट 100 वोल्टेज तक जनरेट करना पड़ता है। और 100 वोल्ट जनरेट करने के लिए हमको इसको कुछ स्पीड पे रोटेट करना पड़ता है, वो कितना आपका 300 आरपीएम। तो 100 वोल्ट और 300 आरपीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज्यादा आप लोग स्ट्रिक्ट मत करो कि सर अंकित सर आपने इतना ही बताया था। अलग अलग बुक में इसकी अलग अलग वैल्यू दी हुई है, अलग अलग एग्जाम में इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ है।
तो मैं इसमें खुद ही आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स है इसमें इतना दिया हुआ है। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे हमारे पास जनरेटर नहीं कि 100 वोल्ट 80 वोल्ट वाला भी आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं, है ना, एग्जाम में क्या पूछ ले। बट हाँ ये है कि एक आध दो बार इसका आंसर माना गया है ना। रिसेंट में जो और भी एग्जाम है उनको भी देख सकते हो आप लोग। 500 वोल्ट बोल रहे हैं यहाँ पे धीरज, ये कहाँ पे देखा आपने 500 वोल्ट? अभी किसी एग्जाम में आया था कि इसका आंसर ऐसा 500 वोल्ट आया है ये? रिसेंट एग्जाम को आप देख सकते हो कि जो रिसेंट एग्जाम में आया है ना, आपके एसएससी एग्जाम वगैरह में जो है वो 100 वोल्ट 300 आरपीएम है। ठीक है, इसको एक बार और वेरीफाई कर लेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या आंसर दिया हुआ है। मैं ये बहुत पुराना डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी आंसर कभी ना कभी सही माना गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, एक और मेथड होती है हमारे पास यहाँ पे, उनका जिनको नाम पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ये भी आपका हाई रेजिस्टेंस की मेजरमेंट की मेथड है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, एक और होता है आपके पास कौन सी मेथड, जिसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे मेगा ओम ब्रिज मेथड। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट। अगर आप रिवाइज करने जाओगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। मेगा ओम ब्रिज मेथड। हम लोग क्या करेंगे ना, एक आध दिन बीच में कभी टाइम निकाल के 2 घंटे में पूरा जो अपने शॉर्ट नोट बनाए ना, इसको याद करने की कोशिश कर लेंगे, कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सीआरओ की तरफ। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, अपना सीआरओ की तरफ। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, जस्ट सेकंड मैं डायग्राम कॉपी कर लूँ पहले सीआरओ का। कैरी पोस्टर स्लाइड वायर आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का एडवांसमेंट है, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। जो कैरी पोस्टर स्लाइड वायर है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या है, आपका एडवांसमेंट है, लिख सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखता हूँ कैरी पोस्टर स्लाइड वायर, किसका एडवांसमेंट है, व्हीट स्टोन ब्रिज का। सीआरओ समझ नहीं आया? सीआरओ समझ नहीं आया, कैसी बात कर दी है कि सीआरओ समझ नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई वो सीआरओ, है ना। और सबसे इजी टॉपिक भी आपका सीआरओ ही है। अगर आप देखोगे ध्यान से समझोगे ना, तो सबसे इजी आपका सीआरओ ही है। चलो आज मैं आपको शॉर्ट नोट के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओगे पूरा। ठीक है, मैं आज आपको शॉर्ट नोट के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओगे आप। कहाँ गया यार सीआरओ डायग्राम, ये है डायग्राम। ये मैंने सीआरओ का डायग्राम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दिया। ठीक है, कंट्रोल भी कहाँ से होता है यार, कंट्रोल भी, ये आ गया सीआरओ का डायग्राम।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सीआरओ का डायग्राम लिया है। ठीक है, अभी आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा डायग्राम, लेकिन जब आप इसको पीडीएफ में देखो तो पूरा प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सीआरओ। सीआरओ में एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका हम बोलते हैं प्रोब, और प्रोब से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, प्रोब के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रोब के बारे में। प्रोब क्या है आपका, एक तरीके से सेंसिंग एलिमेंट है। प्रोब आपका क्या एक तरीके से सेंसिंग एलिमेंट है ना। ठीक है, प्रोब आपका यहाँ पे यह पास यहाँ पे क्या सेंसिंग एलिमेंट है। ठीक है, ओके। और प्रोब के बारे में और क्या जानकारी है, थोड़ा वो भी देखते हैं। प्रोब में हम ये बोल सकते हैं कि प्रोब दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोब, एक होता है पैसिव प्रोब। उनमें से आपका जो एक्टिव प्रोब है उसमें कहीं ना कहीं बैटरी वगैरह लगी रहती है। एक्टिव एंड पैसिव, बेस्ट माना जाता है आपका यहाँ पे एक्टिव, क्योंकि एक्टिव में आपका लोडिंग इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, प्रोब जो होते हैं वो आपका एटेन्यूएशन करते हैं, उनकी एक रेटिंग होती है। उनकी जो रेटिंग होती है वो समथिंग ऐसी होती है, N/1। N/1 रेटिंग के प्रोब होते हैं। N/1 एटीन्यूएशन होता है इसका ना, इसका मतलब होता है एटीन्यूएशन। ठीक है, ओके। हमारे पास यहाँ पे प्रोब में दो तरह की कपलिंग होती है। अगर हम बात करें, एक होती है डीसी कपलिंग, एक होती है एसी कपलिंग। डीसी कपलिंग में क्या होता है, आपका इंटायर सिग्नल पास हो जाता है, एसी प्लस डीसी दोनों पास होगा, है ना। आपका एसी कपलिंग में, मतलब डीसी कपलिंग है, जैसे मान लो आपके पास एसी प्लस डीसी आया ना, तो दोनों पास हो जाएगा, एसी प्लस डीसी पासिंग। लेकिन अगर आपके पास एसी कपलिंग है ना, दो तरह की कपलिंग होती है, डीसी कपलिंग हो गई, एक होती है आपके पास एसी कपलिंग। एसी कपलिंग में ओनली एसी कंटेंट पास होता है, मतलब प्रोब एक तरह से फिल्टर कर देता है यहाँ पे ना। अगर आप उसमें एसी कपलिंग करोगे, मतलब एक कैपेसिटर यूज करोगे, और वो कैपेसिटर आपको डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ एसी कंटेंट को पास करेगा। ओनली पासेस एसी लिखे ना। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोब के बारे में जानना है क्या, कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोब में आपका जो एटेन्यूएशन हो, है ना, वो आपका क्या हो, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एटेन्यूएशन, पे एटेन्यूएशन सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये चाहते हो कि जो एटेन्यूएशन हो N/1 एटेन्यूएशन वो सेम हो फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है आपके पास, वो कंडीशन है आपके पास कि आपका टाइम कांस्टेंट ऑफ, मतलब टाइम कांस्टेंट ऑफ प्रोब RPCP शुड बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ CRO RIC। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं वो क्वेश्चन को समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो अगर आपको प्रोब का रेजिस्टेंस निकालना है आरपी, तो आरपी की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है आपके पास क्या, RI × N-1। अगर आपको सीपी की वैल्यू बतानी है तो सेम यही चीज करोगे, CI/में N-1।
अगर आपको यहाँ पे निकालनी है आर इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे एन माइनस होता सिर्फ एन हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर आई इंटू एन। अगर आपको सी इफेक्टिव निकालना है तो ये हो जाएगा आपका सी आई अपॉन एन। तो ये हो गया थोड़ी बहुत कहानी प्रोब के बारे में। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक डायग्राम आपको और यहाँ पे समझना होगा, वो होता है आपका कौन सा डायग्राम, सी आर टी, है ना, कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम। वो भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फटाक से। ये मैंने यहाँ पे सीआरटी का भी डायग्राम बना दिया है। ठीक है, दिस इज योर सीआरटी। ऊपर जगह क्यों खाली रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिखूंगा। जैसे सीआरओ आपका क्या होता है, सीआरओ इज अ पीक वोल्ट मीटर। सीआरओ आपका क्या है, यहाँ पे लिख दो। सीआरओ के बीच में कुछ बेसिक चीजें लिखने अपन। सीआरओ हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सीआरओ इज अ, क्या बोलोगे, सीआरओ इज अ पीक वोल्ट मीटर। समझ में आई बात। सीआरओ हमारा एक तरीके से पीक वोल्ट मीटर है, मीटर नहीं है, ये क्या है, पीक वोल्ट मीटर, है ना। एक तरीके से ये आपका एक डिस्प्ले डिवाइस है। क्या आपके पास एक डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। एक तरीके से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है ना। ये एक तरीके से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है। ठीक है, एक तरीके से बोला जाए तो इसका जो आपका सेंसिटिविटी होता है ना, वो कितना होता है। अगर इसका हम बात करें, सॉरी, अगर हम इसकी बात करें इनपुट इम्पीडेंस, तो वो कहीं ना कहीं मेगा ओम ऑर्डर में होता है। हम मान के चलते 1 मेगा ओम। ठीक है, सीआरओ के टोटल दो मोड होते हैं, टू मोड्स। एक होता है हमारे पास कौन सा, वाई टी मोड, एक होता है आपका एक्स वाई मोड। एक होता है वाई टी मोड में ऑपरेट करते हैं, एक हम इसको एक्स वाई मोड में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और, तो जैसे दो मोड मैंने बताए, एक होता है वाई टी मोड, एक होता है एक्स वाई मोड। तो अगर जैसे हम बात करते हैं वाई टी मोड की, तो वाई टी मोड में एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि हमेशा याद रखिएगा, वाई टी मोड में हमको जो अननोन सिग्नल है ना, वही स्क्रीन पे दिखाई देता है। वाई टी मोड में क्या होता है, पास अननोन सिग्नल हमको दिखाई देता है इन स्क्रीन, अननोन सिग्नल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, इसी को हम बोलते हैं आपका वाई टी मोड। वाई टी मोड से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से वी पीक टू पीक, वी पीक, है ना, वी आर एम एस, है ना, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट एटसेट्रा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड, है ना,
टी सिग्नल, या फिर आपको निकालना हुआ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, वो हम सब सारी चीजें यहाँ पे वाई टी मोड से निकाल सकते हैं। बस एक चीज नहीं निकाल सकते, वो है फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस वो इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, दो स्टैंडर्ड सिग्नल। यहाँ पे तो सिर्फ आप एक ही सिग्नल दे रहे हो ना, तो ये वाई टी मोड में आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। जो दूसरा मोड बताया मैंने आपका एक्स वाई मोड, ये याद रखना, एक्स वाई मोड से आप सिर्फ दो चीजें निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या होता है, अननोन सिग्नल स्क्रीन में दिखाई नहीं देता, इसमें आपको कुछ पैटर्न या फिर कुछ फिगर या फिर कुछ डायग्राम दिखाई देता है, उसको बोलते हैं लिसाजियस। याद रखना, एक्स वाई मोड में आपको क्या मिलता है, लिसाजियस पैटर्न। आपको यहाँ पे लिसाजियस पैटर्न मिलते हैं, और इससे हम टोटल दो मेजरमेंट करते हैं। एक होता है हमारा क्या, फेस मेजरमेंट, मतलब फेस डिफरेंस मेजरमेंट। एक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। दो मेजरमेंट होते हैं, एक होता है, मैंने क्या क्या, क्या बताया, फेस मेजरमेंट, एक होता है आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। हाँ, ये आपका थर्मियोनिक एमिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है ना, कौन थर्मियोनिक एमिशन प्रिंसिपल पे काम करता है, आपका सीआरटी। लिख लीजिएगा। वाईटी मोड में लिसाजिस पैटर्न नहीं बनता। वाईटी मोड में आपका जो अननोन सिग्नल है वही देखने को मिलता है। अगर वहां पे ट्रायंगुलर सिग्नल है तो वो आपको ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा, अगर वहां पे साइनोसॉइड है तो साइनसॉइड देखने को मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेम वेव बोल देते हैं, वो अलग से पैटर्न नहीं है। जो टेढ़े मेढ़े डायग्राम बनते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं, एक्स वाई मोड पे बनते हैं। ठीक है ना। ओके, बाकी जो और भी जो चीजें आपको देखना हो डायग्राम में देख सकते हो ना, कि यहाँ पे अननोन सिग्नल है, आरपीसीपी है, आरआईसीआई है, वर्टिकल एम्पलीफायर है। वर्टिकल एम्पलीफायर पे वोल्ट पर डिवीजन की सेटिंग होती है। टाइम हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे टाइम पर डिवीजन की वैल्यू होती है। हाँ, ये भी लिख सकते हो, एसीडीसी पे काम करता है। लिखते हैं अभी उसको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा इनने बताया अभी, कि हमारा जो सीआरओ है वो किस में काम करता है, एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है। सीआरओ वर्क करता है एसी एंड डीसी दोनों पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, आपके पास सीआरओ के बारे में वो ये है कि सीआरओ में हमारा जो सीआरटी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सर ने बताया, थर्मियोनिक एमिशन प्रिंसिपल पे। वो हमारा थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, अच्छा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्वाडॉक कोटिंग करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्वाडॉक कोटिंग करते हैं।
एक्वा डॉक कोटिंग करते हैं, किस लिए करते हैं? हम लोग एक्वा डॉक कोटिंग करते हैं किसकी? ग्रेफाइट की। टू कलेक्ट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, टू कलेक्ट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। है ना? ओके। हमारे पास स्क्रीन पे कौन सी कोटिंग होती है बताओ जरा? हमारे पास सीआरटी की स्क्रीन में काहे की कोटिंग होती है? फॉस्फर की कोटिंग होती है। फॉस्फर की कोटिंग होती है, जो कि आपका क्या करती है? जो कि आपकी इनविजिबल रेडिएशन को विजिबल रेडिएशन में क्रिएट कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना? है ना? फॉस्फर कोटिंग होती है जो कि इनविजिबल रेडिएशन को विजिबल रेडिएशन में कन्वर्ट कर देती है, अकॉर्डिंग टू फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? फ्लोरोसेंट, जैसे ट्यूबलाइट होता है उस टाइप का, अकॉर्डिंग टू फ्लोरोसेंट प्रिंसिपल। और क्या है? जैसे और आपको याद रखना तो यह कर लो कि आपका यहाँ पे सीआरओ में जो आपकी सेंसिटिविटी है वो आपका वोल्ट पर एम्पलीफायर का रेसिप्रोकल है। ठीक ना? सेंसिटिविटी है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? तो सेंसिटिविटी है वो आपका वोल्ट पर सेटिंग। ठीक है ना? एक बार देख लेता हूँ क्या था यार ये। क्या बोलते थे सेटिंग इसको यार? वोल्ट पर सेटिंग थी ना, कुछ और बोलते थे उसको क्या? वोल्ट पर डिवीजन, सर वोल्ट पर डिवीजन सेटिंग, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? नाम मिस हो रहा था मेरे से, वोल्ट पर डिवीजन सेटिंग बोलते हैं। तो वोल्ट पर डिवीजन का वो रेसिप्रोकल होता है सेंसिटिविटी। वोल्ट पर डिवीजन सेटिंग का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। और क्या बचा है इसमें बताओ जरा कुछ और। जो हम लोग कंट्रोल ग्रिड को क्या बोलते हैं? कंट्रोल ग्रिड को हम बोलते हैं इंटेंसिटी कंट्रोल। ये डायग्राम में लिखा है, अगर आप चाहो ना तो देख सकते हो, कहीं पे लिखा होगा। ये कहाँ है डायग्राम? ये कंट्रोल ग्रिड आपका इंटेंसिटी कंट्रोल है ना? जो ए वन है, जो फोकस कंट्रोल, जो शार्पनेस कंट्रोल बोलते हैं ए टू को, ए वन और ए थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका, सॉरी, ए टू को फोकस कंट्रोल और ए वन ए थ्री को बोलते हैं शार्पनेस कंट्रोल। तो मुझे लगता है ये डायग्राम मैंने बना दिया तो ये इसीलिए बना दिया है कि आप सारी चीजें आप देख के बताओ। तो अब इसमें लिखने तो नहीं कि 4 प्लेट हैं, हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स में क्यों ही इतना सारी चीजें लिखें? पीडीए क्या होता है? पीडीएफ डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है? तो चलो, इतना आपका हो गया। अब एक चीज और बनती है, एक और बनती है ना? वो क्या है समझना। जैसे मान लो अगर हम पूछे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन बीम की, है ना? इलेक्ट्रॉन बीम की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? तो वो होती है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, वो होती है वी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2e VA/m, अंडर रूट ऑफ 2e VA/m। ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो, एम यहाँ पे चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो, और वी आपका यहाँ पे एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज है।
ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है ये सबको पता है यार, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है वो भी आप पता है कितना, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वी आपके पास यहाँ पे क्या, एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज। अगर ये पता चला तो आप इसका इनिशियल वेलोसिटी बता दो। ठीक है, ओके, तो एक चीज ये हो गई। और अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास जो हमारी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एस वी। क्या बोला मैंने, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के बारे में, तो हमारी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है क्या, एस वी इक्वल्स टू एल डी डिवाइडेड बाय 2 SVA। ठीक है ना। एल यहाँ पे क्या है कि हमारी जो प्लेट है उसकी लेंथ, डी उनके बीच का सेपरेट, डी आपकी डिस्टेंस हो गई, एस यहाँ पे सेपरेशन हो गया, वी आपका एक्सलेटिंग एनोड वोल्टेज हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी एक आध बार क्वेश्चन में बना हुआ। ठीक है, एल यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ प्लेट, डी यहाँ पे जो दो प्लेट के जो पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस डी हो गया, है ना। एस यहाँ पे सेपरेशन हो गया, ये डायग्राम में मेंशन होगा शायद से, यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं है, देखो आपका ये हो गया लेंथ, यहां से यहां तक हो गया डिस्टेंस डी। ठीक है, इनके बीच का स्पेसिंग हो गया एस। इन पे डिपेंड करता है आपका क्या, सेंसिटिविटी। चलो, अब अगर मान लो कभी भी आपको क्या निकालना हुआ, अगर आपको निकालना हुआ वी पीक टू पीक वैल्यू, क्या निकालना है आपको, कभी जरूरत पड़ी किसको निकालने की, वी पीक टू पीक वैल्यू, उसको कैसे निकालना है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमें देते हैं कि जो हमारा कर्व बन के आ रहा है, जो हमारी स्क्रीन पे बन के आ रहा है, उसमें कितने वर्टिकल डिवीजन है, कितने डिवीजन है, कितने वर्टिकल एनवी, लेके हमको उसको मल्टीप्लाई कर देना वोल्ट पर डिवीजन से। तो ये हमारा बन जाएगा आपका वी पीक टू पीक। वी पीक टू पीक आ गया तो आप इससे यहां से पीक वैल्यू भी बता पाओगे, वी पीक कितनी होती है। क्या करना है, वी पीक कुछ कितना हो जाएगा, वी पीक टू पीक डिवाइड बाय 2, वी पीक टू पीक डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे टी सिग्नल भी बता सकते हो कि जो आपका सिग्नल है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, टी सिग्नल कैसे बताओगे आप ये चीज, आप ये बताओगे कैसे, आपका निकालना पड़ेगा एन एच, मतलब होरिजेंटल डिवीजन एन एच इनटू टाइम पर डिवीजन सेटिंग से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको इसमें होरिजेंटल डिवीजन देखने की, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितने डिवीजन लगे, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने होरिजेंटल डिवीजन लगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देना किसका, टाइम पर डिवीजन से। अगर आपको सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, एफ सिग्नल निकालना है, तो वो भी आप कर सकते थे, कैसे, एफ सिग्नल आपका हो जाता है यहाँ पे 1/T सिग्नल। अच्छा, इसमें आपके सीआरओ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है एनालॉग का, वो क्या होता है, बैंड विड्थ इनटू राइज टाइम। वो आपका बराबर होता है किसके, कांस्टेंट 0.35 के बराबर होता है। ये एक क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपका बहुत बार क्वेश्चन में बनता है, बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम आपका बराबर होता है 0.35 के। ठीक है, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है नंबर ऑफ साइकिल डिस्प्लेड का, कि हमारे पास कितनी साइकिल डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पे। उसका फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ साइकिल डिस्प्लेड, नंबर ऑफ साइकिल डिस्प्लेड कितनी होंगी देखना, वो हमारी होती है n इक्वल्स टू टी स्वीप अपॉन टी सिग्नल, टी स्वीप अपॉन टी सिग्नल। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आपका एफ सिग्नल डिवाइडेड बाय एफ स्वीप। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया। फिर एक बात आती है हमारे पास यहाँ पे, हमारे सीआरओ में एक्स वाई मोड पे हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। जब हम लोग एक्स वाई मोड में फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं तो उसकी दो टेक्निक्स हैं, दो फॉर्मूले लगते हैं। दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो। एक हमारी होती है टेंजेंट मेथड, एक होती है हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड। तो कैसे करते हैं यहाँ पे, आपका जो फॉर्मूला लगता है वो होता है आपका एफ वाई, मतलब आपका जो अननोन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब नोन सिग्नल इनटू, आपको यहाँ पे करना है हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन डिवाइड बाय वर्टिकल इंटरसेक्शन। जो आपका लिसाजियस पैटर्न आएगा, आप उसमें हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन लेंगे कुछ, है ना, डिवाइड बाय वर्टिकल इंटरसेक्शन। क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है तो उसको देख के कर सकते हो ना। ठीक है, या फिर हम इसको एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं, एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू, यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे हम टेंजेंट भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डिवाइड बाय वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डिवाइड बाय वर्टिकल टेंजेंट। दोनों ही मेथड से आपका आंसर आएगा। ज्यादातर मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, उससे हर एक क्वेश्चन बन जाता है। बन तो इससे भी जाता है लेकिन लोग इसमें कुछ करके कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैंने बोला पहली मेथड से आपका हमेशा आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। एक चीज और होती है, इसको हम बोलते हैं, यूपीपीएसएल बनाया था याद नहीं। अच्छा, पीडीए पर बेरियम ऑक्साइड कोटिंग ऑन कैथोड। हाँ, ऑक्साइड कोटिंग होती है कैथोड पे, है ना, ये भी तभी तो आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। वो तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ऑक्साइड कोटिंग करते हैं। देखो वो चीजें आपको पूरा नोट्स पढ़ना पड़ेगा अगर आप पूरा एक ही चीज चाहते हो तो। ये शॉर्ट नोट्स है, इसको मैं 10 से 12 पेज में रखना चाह रहा हूँ। आपको एक बार अच्छे से नोट्स पढ़ना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता है कि आपको मिस हो रही है आप इसमें लिख सकते हो, है ना। ये तो मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें मुझे लगती है इंपॉर्टेंट, जो आपने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, तो मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि जो हीट है उसको हम 6.3 वोल्टेज देते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी पहले एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फेस मेजरमेंट पे। मैं अपने आप को पहले साइड कर देता हूं। अब हम लोग आते हैं अपने फेस मेजरमेंट। फेस मेजरमेंट के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना, जैसे कि एक छोटा सा कर्व मैं बना रहा हूं, उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी, देखना, जब कभी भी दो नोन सिग्नल हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, तो हमारे क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच का, 0 डिग्री, उस केस में को मिलती है एक स्ट्रेट लाइन।
जो कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। ये आप ही मतलब सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आप फर्स्ट एंड थर्ड कैसे बोल दिए? अरे भाई जो स्क्रीन में बनेगा ना, ये स्क्रीन है मान लो, ऐसा जब बनेगा तो ये क्या कहलाएगा बताओ? ये फर्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट है ऐसा। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो है आपका 90 डिग्री, तो हमको मिलता है यहाँ पे सर्कल। मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ। यहाँ बनता है सर्कल। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बनता है सर्कल 270 पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 है। ठीक है। ये आपका यहाँ पे 270 है। अरे यार 180 कहाँ चला जाएगा? 180, ये आपका 270। ठीक है। तो जब दो नॉन सिग्नल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस भी 0 है तो आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर फेज डिफरेंस 90 है तो एक सर्कल आएगा, वो सर्कल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर आपका फेज डिफरेंस है 180 डिग्री तो अगेन आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, एक लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन, जो कि सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। 270 पे ये बनता, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात आती है सर कि अगर हमारे पास 0 से 90 के बीच में रहा तो क्या है? तब हमारे पास आता है इलिप्स। तो हमारे पास यहाँ पे आता है एक इलिप्स। ठीक है ना। कोशिश करी मैंने छोटा बनाने के लिए, लेकिन इससे छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास इलिप्स। ठीक है। ठीक है। ऐसा कुछ मतलब जब आपका 0 से 90 के बीच में होगा तो जो ये लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी एक एलिप्स में, ऐसा कुछ। ठीक है। फिर सर्कल बन जाएगा, फिर इलिप्स बन जाएगा एक क्लॉकवाइज, मतलब 0 से 180 के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। 180 से 360 के बीच में जो डायरेक्शन होगी क्या होगी आपकी? वो एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 180 से, क्या बोला मैंने, 0 से 180 के बीच में डायरेक्शन होती है आपकी क्लॉकवाइज, और 180 से 360 के बीच में डायरेक्शन होती है आपकी काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। और एक चीज और है, अगर आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस बताना है, एग्जैक्ट फेज डिफरेंस बताना है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये है, फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स y इंटरसेक्शन अपॉन y मैक्स, y इंटरसेक्शन अपॉन y मैक्स। इसके थ्रू भी आप यहाँ पे फेज डिफरेंस बता दो कि इनके इसका फेज डिफरेंस कितना हो। जैसे मान लो, आपको कैसे बताऊं मैं, आपके पास मान लो ये वाली स्क्रीन आई है ना। फुल कोर्स देखना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा फॉर्मूला इसको कैसे से अप्लाई करना है। अगर मान लो आपके पास ये स्क्रीन है ना, और आपके पास स्क्रीन में ऐसा कुछ बन रहा है, लेकिन ये मान लो स्क्रीन है और स्क्रीन में आपके पास इलिप्स बना है ऐसा कुछ। तो ये जो कट कर रहा है ये आपका वाई मैक्स है, और ये आपका वाई इंटरसेक्शन है। जहां पे कट कर रहा है वो इंटरसेक्शन, और वाई की कौन से डिवीजन पे हाईएस्ट वैल्यू पिक कर रहा है वो, उसको बोलते हैं वाई मैक्स। वो आपको एक बार फुल कोर्स देखोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो बन जाएगा। बस आप ये फॉर्मूला याद रखना।
हाँ, बलून कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एग्जाम बताया था उससे भी याद कर सकते हो कि पहले एक बलून खाली है, हवा भरते जा रहे हो तो बिल्कुल बलून भर जाएगा, फिर एक छोटा सा होल को तो आपका फिर से पचकता जाएगा, हवा निकलती जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, समझ में आई बात सभी को यहाँ तक? कंफर्म करिए। तो ये हमने पढ़ लिया आपका क्या, सीआरओ। अब आते हैं हम अपने डीवीएम में। ठीक है ना, सीआरओ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने डीवीएम में, डिजिटल वोल्ट मीटर पे हम लोग आते हैं। आप लोग हेडिंग डालिएगा डीवीएम। आज हमारा ये पूरा हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स बचे जैसे कि सीआरओ वाला जो, सॉरी, सीटीपीटी बचा हुआ है, तो वो ज्यादा बड़ा पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्या दिक्कत है कि जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें कल यहाँ पे दूध रखा हुआ था, मम्मी दे गई थी मेरे को पीने के लिए, उसको मैंने ढक दिया शॉर्ट नोट्स से, तो उसकी गर्म वो जो भाप निकली है ना, पूरा वो फैल गया। तो वो देखना पड़ेगा मेरे को एक बार मेरे शॉर्ट नोट्स को। आई होप, एक बार देखिए पेज कितने हो गए टोटल मेरे पास। टोटल ये 17वां पेज चल रहा है, 17 पेज चल रहा है, मतलब अगर आप इसको दोनों साइड करके देखोगे तो कितने हो गए, 8 पेज। समझ में आई बात? अगर आप टोटल इसको देखोगे ना, एनवी क्या वर्टिकल डिवीजन है, एनवी वर्टिकल डिवीजन था, एनएच आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन था। ठीक है, ठीक है साहा, जो एनवी लिखा था वहां पे वो वर्टिकल डिवीजन है ना। आपका जो वेव फॉर्म है वो कितने वर्टिकल डिवीजन एक्वायर कर रहा है, उसी को बोलते हैं। कभी जो बात, चलो ये हमारा लास्ट पेज ट्राई करेंगे, लास्ट नहीं, एक और पेज लग सकता है, अगर क्यू मीटर और सीटीपीटी मिलाएंगे तो एक पेज और हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आपके 10 पेज होंगे, मतलब आगे पीछे मिलाएंगे तो 20 पेज हो जाएंगे, है ना। तो क्या आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि आप डेली आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर पाओ? मैं तो बोलता हूँ इसको मस्त अपने हाथ से और अच्छे से नोट्स बनाओ, कलरफुल नोट्स बनाओ अपने तरीके से, और मस्त एक डायरी में बना के लिख लो और डेली पढ़ो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ डेली पढ़ो इस चीज को। जब डेली पढ़ोगे ना, 15 मिनट 20 मिनट, वो दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि आप इसको जिंदगी भर खोल के भी नहीं, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आते हैं अपने डीवीएम में। डीवीएम आपके पास क्या है, एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, ओके। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास अगर 3 डिजिट डीवीएम है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट डीवीएम है, तो एक बनता है हमारे पास कि 3 डिजिट डीवीएम में कितने स्टेप्स होंगे। तो याद रखना 10 की पावर 3 स्टेप्स होंगे। मतलब अगर n डिजिट डीवीएम में कितने स्टेप्स होंगे, 10 की पावर n स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये कितना तो क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। एक बार मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ, नोट्स खोल लेता हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि आपको यहाँ पे जो पता है ना, पता होना चाहिए एक चीज, कि आपका डीवीएम में, इसको बाद में लिखूंगा मैं, इसका बाद में काम आएगा, पहले कुछ बेसिक चीजें लिख लेता हूँ मैं। जैसे कि एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी? डीवीएम में आपका एक डिजिट, वन फुल डिजिट, क्या बोला मैंने, एक फुल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एलईडी लगते हैं? तो आप याद रखना 7+1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी वहां पे होता है, तो 7+1 डिजिट हमको लगते हैं। एक तो ये हो गया पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
एक और है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर मतलब एन डिजिट डीवीएम है, कितना है, एन डिजिट डीवीएम है, तो हमारे पास कितने डिकेड काउंटर होंगे एन डिजिट डीवीएम के लिए? हमारे पास एन डिकेड काउंटर्स होंगे, एन डिकेड काउंटर्स होंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि हम इसमें जो एक यूज करते हैं कौन सा, एडीसी, वो कौन सा टाइप का यूज होता है? तो क्या बोलोगे, एडीसी हम कौन सा यूज करते हैं? डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप, याद रखना। कौन सा यूज करते हैं? डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप। ठीक है, ये हो गया। अब अब एक चीज और थी कि जैसे अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एन डिजिट डीवीएम के लिए अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, एन डिजिट डीवीएम है, एन डिजिट डीवीएम के लिए आपके जो टोटल स्टेप्स होंगे कितने होंगे? 10 की पावर n। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा जो रेजोल्यूशन होता है, अगर इसको बोलूँ मैं, जैसे मान लो हमारा 3 डिजिट डीवीएम है, मैं बताता हूँ आपको प्रॉपरली यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट डीवीएम है। 3 डिजिट डीवीएम है, तो इसमें हमारे पास 3 जगह डेसिमल पॉइंट होते हैं, हाँ या ना? हमारे पास 3 डेसिमल पॉइंट को दिखाता हूँ आपको, 1, 2, 3। हमारे पास डेसिमल पॉइंट एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है। तो अगर हम जो हमारा वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच होता है, अगर हम उसको ए पोजीशन पे लेके जाते हैं तो हमारा कौन सा वाला ग्लो करता है? ये वाला ग्लो करता है। बी पे लेके जाएंगे तो ये वाला ग्लो करेगा, सी पे लेके जाएंगे तो ये वाला ग्लो करेगा। मतलब पहले हमारा कौन सा ग्लो करता है? ए में ये वाला ग्लो करेगा, बी में ये वाला करेगा और सी पे ये करेगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। ये किससे सिलेक्ट होता है? ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा किसके बेस पे? आपका वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच के बेस पे आपका ये ग्लो करता है। ये आपका वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच के बेस पे ग्लो करता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास जो वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच है वो ए पोजीशन पे है, क्या बोला मैंने? वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच आपका किस पोजीशन पे है? ए पोजीशन पे है। तो उस केस में हमारा कौन सा ग्लो करेगा, देखना। 3 पॉइंट थे, ये हमारा डेसिमल पॉइंट ग्लो करेगा, ये वाला। ठीक है, तो इस केस में हमसे ये पूछा जाता है कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो कितना होगा? 0.001। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 0.999। तो हमारा जो रेंज हो गया वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट रेंज। इसको हम बोलते हैं आपका 1 वोल्ट रेंज। अगर आपको इसकी क्या बतानी हो, अगर आपको इसका रेजोल्यूशन बताना हो तो क्या करोगे? इसका रेंज कितना है? 1 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल स्टेप्स कितने हैं? 10 की पावर 3। तो इसका जो रेजोल्यूशन आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1 मिली वोल्ट। इसका जो रेजोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 1 मिली वोल्ट पर स्टेप, है ना। इसका रेजोल्यूशन कितना होगा? 1 मिली वोल्ट पर स्टेप। ओके,
अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो वोल्टेज रेंज सिलेक्ट स्विच है वो बी पोजीशन पे है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा रेजोल्यूशन, जब वो बी पॉइंट पे आएगा इसका मतलब क्या कि हमारा सेकेंड वाला पॉइंट ग्लो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो अगर ये वाला ग्लो कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आपके पास जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी ओवर दिस लाइक दिस, मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 0.01। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सब जगह 9 पुट कर दो, तो 9.99, जब दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, तो इसकी रेंज बनती है आपकी 10 वोल्ट रेंज, ठीक है। और रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा अगेन आपका, वोल्टेज रेंज मतलब 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय पर स्टेप, तो 10 की पावर 3 स्टेप्स हैं, कितना हो जाएगा बात यहाँ पे 10 मिली वोल्ट। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज रेंज स्विच को सी पॉइंट पे लेके जाओगे तो आपका ये वाला पॉइंट ग्लो करेगा, वोल्टेज रेंज सेलेक्ट स्विच को आप यहाँ पे लेके जाओ तो ये वाला पॉइंट ग्लो करेगा। तो कैसा हो जाएगा आपके पास, ये देखना 3 पॉइंट है, एक, एक, दो, तीन, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐसा कुछ, ये वाला पॉइंट आपका ग्लो करेगा, ठीक है। जब ये वाला पॉइंट ग्लो करेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे अगेन, हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0.01, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 99.9, दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 100 वोल्टेज रेंज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा, अगेन वोल्टेज रेंज अपॉन टोटल स्टेप, तो 100 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 मिली वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसी के लिए पूछा जाता कि 3 डिजिट डीवीएम के लिए सेंसिटिविटी कितनी होगी तो क्या बोलोगे, क्या पूछा आपने, सेंसिटिविटी ऑफ 3 डिजिट डीवीएम, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बराबर होता है रेजोल्यूशन के इन केस ऑफ लोवेस्ट वोल्टेज रेंज, 1 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, इनमें से लोवेस्ट क्या आपका 1, तो क्या बोलोगे ये बराबर होता है किसके, लोवेस्ट वोल्टेज रेंज रेजोल्यूशन के, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 1/10 की पावर n, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेंसिटिविटी का, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जैसे मान लो आपका ये 3 डिजिट डीवीएम है, जब इसको मैं ए पॉइंट पे लेके गया तो इसकी वोल्टेज रेंज कितनी है 1 वोल्ट, लेकिन ये जो हमारा 1 वोल्ट पे काम कर रहा है क्या ये कभी 1 वोल्ट रीड कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना यूज करता है 0.999, याद रखना एक डीवीएम अपनी वोल्टेज रेंज को कभी भी डिस्प्ले नहीं कर सकता है, तो लिखना आप लोग, DVM can never display DVM can never display its own range, its own voltage range, ठीक है। ओके 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 ओके, अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, जो हम लोग रेंज एक्सटेंशन करते हैं उसका देख लो, हाफ डिजिट का कॉन्सेप्ट देख लो, मैंने कहीं कराया होगा, देखना,
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, 3.5 डिजिट डीवीएम के बारे में, 3.5 डिजिट डीवीएम। तो इसमें होता क्या है कि ये जो हाफ डिजिट है ना, वो कुछ नया काम नहीं करता है। क्या करता है देखना आप लोग, आपके पास 3 फुल डिजिट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन तीनों में डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे था, यहाँ पे था। इसमें एक और डिजिट ऐड हो जाएगी हाफ डिजिट, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ दो वैल्यू रीड कर सकता है, टू वैल्यू रीड कर सकता है। कौन कौन सी, जीरो से स्टार्ट करो, ये तो ये जीरो रीड कर सकता है या फिर वन रीड कर सकता है, लेकिन ये सारी वैल्यू 0 से 9 तक रीड कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे इसके मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम कितना हो सकता है इसका, इसका मिनिमम होगा कितना, 0 अगर देखें 0.001, ये हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1999। तो टोटल जो स्टेप्स मुझे मिलेंगे कितने मिलेंगे, 2000। कितने मिलेंगे मुझे यहाँ पे, 2000 स्टेप मिल जाएंगे। तो अगर इसका फॉर्मूला पता करना हो कि आपके पास 3 × 4/5 डीवीएम है तो कितने स्टेप होंगे, 5000 आपके स्टेप्स होंगे। समझ में आया क्या करना है आपको, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसे करके आप निकाल लोगे, है ना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, कैसे फॉर्मूला था, जैसे मान लो आपके पास दिया, अगर आपके पास यहाँ पे, पहले इसको ले देता हूँ यहाँ, इतना हो गया। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद अगर आपकी, हम लोग बात करें रेंज, जैसे हाफ डिजिट है ना, तो ये आपका हाफ डिजिट क्या करेगा, सभी की रेंज डबल कर देगा। जैसे ये हाफ डिजिट है, 1/2 डिजिट है, ये क्या करता है आपका, रेंज को डबल कर देगा। अब आप इसको प्रूव करके देख सकते हो, पूरा मैं क्लास तो ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे ना, आपका वही बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ या फिर शॉर्ट नोट बनवा रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ तो बता नहीं पाऊंगा मैं, बट इतना याद रखना कि जो पहले डिजिट थी आपकी, जो रेंज थी, पहले कितनी रेंज थी आपकी, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो वो रेंज आप चेंज हो जाएगी कितनी यहाँ पे, 2 वोल्ट में, ये बन जाएगा 20 वोल्ट, और ये बन जाएगा आपका 200 वोल्ट। मतलब रेंज आपकी डबल हो गई। लेकिन याद रखना, रेंज डबल हो गई लेकिन आपका रेजोल्यूशन चेंज नहीं होता। लिखना आप लोग यहाँ पे, रेजोल्यूशन डज नॉट चेंज, रेजोल्यूशन आपका चेंज नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन आपका इन दोनों का सेम रहेगा, 1 मिली वोल्ट, इसका 10 मिली वोल्ट, इसका 100 मिली वोल्ट। तो लिख लेना आप लोग यहाँ पे, रेजोल्यूशन डज नॉट चेंजेस। ठीक है, आपका रेजोल्यूशन चेंज नहीं होता है। और क्या बचा, एक ये चीज लिख लो, जैसे मान लो अगर आपका कोई डीवीएम है a × b-1/b, ये डीवीएम है, ठीक है ना, आपके पास ऐसा डीवीएम है। तो इसके कितने आपके स्टेप्स होंगे, टोटल स्टेप्स कितने होंगे, इसके टोटल स्टेप्स कितने होंगे। मैं साइड में हो जाता हूँ पहले, तो पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, ये हो गया मैं साइड में। कितने स्टेप्स होंगे आपके पास यहाँ पे, इसके जो टोटल स्टेप्स होंगे दैट विल बी योर b × 10⁻⁴ स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो मैंने अपने तरफ से बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है ना। बाकी आप लोग खुद से भी समझदार हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। ये शॉर्ट नोट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये होना तो आपकी तरफ से चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग उतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे चीज़ करनी पड़ी। लेकिन ये चीज़ है कि इस एग्ज़ाम में, एमपीपीएसएल के एग्ज़ाम में हम लोग सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट तो बना लेंगे, कोशिश करेंगे सिलेक्शन भी हो जाए। अगर नहीं हुआ ना सिलेक्शन, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। जब हम शॉर्ट नोट बना के रेडी हैं, हम सारा सब कुछ कंप्लीट है, तो नेक्स्ट एग्जाम में तो हम फोड़ ही देंगे फिर, है ना। ठीक है, चलो। तो अभी आप लोग का आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आने का हो रहा है ना। जैसे आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी तो फिर से आपको लग जाना है अच्छे से, तगड़े से।
ठीक है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अब ऐसा मत करिए कि आप लोग का मान लो आरआरबी की वैकेंसी आ गई, अब आप नेटवर्क खोल के पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना। नेटवर्क हमने पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब वो खत्म हो चुका है। अगर हमने मेजरमेंट पढ़ लिया, शॉर्ट नोट बना लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मतलब अब वो खत्म हो गया। अब वो कोई भी एग्जाम है, हमको सिर्फ इसके रिवीजन नोट्स ही ओपन करने हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं फंसेगा इससे यार, इसमें सारे कॉन्सेप्ट तो लिखे हैं, इसके बाहर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्वेश्चन कोई अगर आता है बात उसको भी इसमें नोट कर लीजिए, है ना। अब ये ब्रह्मा के द्वारा लिखे हुए नोट्स थोड़ी ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसको आप चेंज करते रहिए, अपडेट करते रहिए कंटेंट को अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अभी दो टॉपिक बचे हुए हैं अभी हमारे पास। कौन कौन दो टॉपिक बचे हैं, एक क्यू मीटर और एक सीटीपीटी। तो वो अपन एक क्लास और लेंगे और खत्म करेंगे, है ना। चलो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड डे।